हेलो, आज हम पढ़ेंगे हर्पीज वायरस के बारे में। ओके, हर्पीज वायरस जो होता है वो हर्पीज रोग को कैसे फैलाते हैं वो देखेंगे। तो हर्पीज जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? हर्पीज वायरस के कारण होता है। और हर्पीज वायरस के अपन फुल फॉर्म देखें तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ये हर्पीज वायरस की क्या है? फुल फॉर्म है। अब अपन सबसे पहले ये जो हर्पीज वायरस जो है या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो हर्पीज रोग फैलाता है उसकी आकार की उसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो कि उसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना में देखें अपन तो सबसे पहले तो बाहर की तरफ ये जो क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखेंगे तो ये क्या है? लिपिड से बनी हुई झिल्ली है। और ये कैसी होती है? बाइलेयर होती है। देखिए, लिपिड बाइलेयर एनवलप, ये जो बाहर का जो आवरण पाया जा रहा है ये किसका बना हुआ है? लिपिड का है, वसा का। और लिपिड में भी कैसी स्ट्रक्चर है? बाइलेयर, लिपिड के 2 लेयर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देखें, इसके बाद में जो है इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोकैप्सिड। इसको न्यूक्लियोकैप्सिड, ये जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोकैप्सिड। इसको न्यूक्लियोकैप्सिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल किसे बोलते हैं? जो आपका डीएनए आरएनए होता है उनको न्यूक्लिक अम्ल भी बोलते हैं। और ये जो डीएनए आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है इसके चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोकैप्सिड। अब ये अंदर जो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे? डीएनए। और कैसा है? डबल स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड तो देखो ये रहा और दूसरा स्ट्रैंड ये रहा, तो कैसा है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ओके, अब जो है एक तो न्यूक्लियोकैप्सिड और ये बाहर कौन सी पाई जा रही है इसके झिल्ली? लिपिड बाइलेयर। लिपिड की लेयर और न्यूक्लियोकैप्सिड के बीच में जो प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? टेग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेग्यूमेंट। अब ये जो प्रोटीन से बनी हुई संरचना है इसमें क्या पाए जाते हैं? वायरल एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? वायरल एंजाइम, प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखें अपन इसमें यहाँ पे ये जो संरचना होती है ये जो अलग अलग टाइप से बना रखी है इसके बारे में देखते हैं। ये जो है इसको क्या बोलेंगे? सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या काम करती है? ये वायरस जो है इसको होस्ट सेल से चिपकने में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये होस्ट सेल हो गई। ओके, HOST होस्ट सेल। इस होस्ट सेल पर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इस रिसेप्टर पे आके ये कौन जुड़ जाएगा? ये वायरस अटैच हो जाएगा और किसके थ्रू होगा? इन ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो ये जो सरफेस पे पाई जा रही इसको बोलते हैं सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन या जिड्डी। दूसरा है यहाँ पे सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन जिब्बी बोलेंगे इसको। और ये तीसरी पाई जा रही है यहाँ पे सरफेस, इसको बोलेंगे सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, इसको बोलेंगे सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन GH और GL। ये सारी क्या पाई जा रही हैं? सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। कोई जिड्डी है, कोई जिब्बी है, कोई GC है, कोई किसी का नाम GH और GL है। अब ये जो वायरस है ये क्या कहा इसकी साइज कितनी है? 150 से 200 नैनोमीटर। इस वायरस की साइज कितनी है? 150 से 200 नैनोमीटर है। हर्पीज वायरस की संरचना में निम्न भाग होते हैं। इसकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? टेग्यूमेंट है, डीएनए है, ये प्रोटीन, इन सब के बारे में अपन एक को करके आगे डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया और थोड़ा अपन पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले पाया जाता है कोर। यह है वायरस का केंद्रीय भाग होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है। जो केंद्रीय भाग अपन ने डायग्राम में देखा है यहाँ पे ये जो केंद्रीय भाग है ये क्या है? कोर है। और इसमें क्या प्रेजेंट है? आनुवंशिक पदार्थ। और आनुवंशिक पदार्थ क्या है यहाँ पे? डीएनए है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? रेखीय लीनियर डीएनए पाया जाता है। और कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसके बारे में अपन ने पहले देख चुके हैं। दूसरी संरचना यहाँ पे कैप्सिड। कैप्सिड इसे बोलते हैं डीएनए एक प्रोटीन खोल से घिरा रहता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। अब जो डीएनए था उसके चारों तरफ जो आवरण पाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? कैप्सिड। अब कैप्सिड और जो प्रोटीन की जो लिपिड की जो लेयर है उसके बीच में जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं? टेगुमेंट। तो यहाँ पे अपन टेगुमेंट के बारे में देख लेते हैं। कैप्सिड के चारों ओर एक अनाकार प्रोटीन की परत होती है जिसे टेगुमेंट कहते हैं। इस लेयर में वायरल एंजाइम एंड प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है लिपिड एनवलप। ये सबसे बाहर पाया जाता है। यह वायरस की सबसे भारी लेयर होती है जो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। लिपिड की कितनी
लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लिपिड। बाई मतलब 2 लेयर। इस एनवेलप में वायरल ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे होते हैं। ये जो एनवेलप होता है इस पे किसके स्पाइक्स लगे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के, जो अपन ने देखे हैं, जैसे GH, GL। ये ग्लाइकोप्रोटीन वायरस को होस्ट सेल से जोड़ने का कार्य करते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जैसे अपन ने पीछे डायग्राम में देखा है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। GD है, कोई GB है, कोई GC है, GH है, GL है। ये GD है, ये दूसरे प्रकार की होस्ट सेल से चिपकने में हेल्प करेगी। GB दूसरी टाइप की होस्ट सेल, होस्ट मतलब कोशिका, जिसके अंदर ये वायरस इंटर करेगा और वहां पे जाके क्या करेगा, रोग फैलाएगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। GB है वो अलग प्रकार की कोशिका हमें चिपकने में हेल्प करेगी। GD अलग है, GC अलग है, GH अलग है। अब अपन इस रोग के क्या देख लेते हैं, लक्षण, कि अपन कैसे पहचान सकते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके। छाले और घाव, मुंह है, होठ, जन्नांग या मलाशय के आसपास छोटे दर्दनाक और तरल पदार्थ से भरे छाले हो जाते हैं। ओके, इस रोग के अंदर क्या होते हैं, मुंह के अंदर, होठ के अंदर, जन्नांग, मलाशय के आसपास क्या हो जाएंगे, दर्द से बने छाले हो जाएंगे और उसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे खुजली और झुंझुनी। जहाँ पे छाले होते हैं उससे पहले वहाँ पे खुजली और छाले होने से पहले जलन महसूस होती है। छाले निकलने से पहले प्रभावित जगह पर अक्सर खुजली और जलन महसूस होती है। थर्ड, दर्दनाक पेशाब। जेनेटियल हर्पस के मामलों में पेशाब करते समय दर्द व जलन होती है। जैसे ये जो रोग है हर्पस के अंदर, जो मैंने बताई है, यहाँ पे छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, रेड कलर के रेसेज होता जाते हैं, उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। अगर ये जेनेटियल जनांगों के ऊपर हो जाते हैं तो वहाँ पे पेशाब या टॉयलेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर अपन देखेंगे कि रोग जनकता, पैथोजेनेसिस, की ये रोग कैसे फैलाता है कोशिका के अंदर। तो प्रवेश और प्राथमिक संक्रमण। प्रवेश का मतलब ये कोशिका के अंदर प्रवेश कैसे करता है। तो वायरस त्वचा एंड श्लेष्मा झिल्ली में छोटी दरारों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है, स्किन के थ्रू, और श्लेष्मा झिल्ली में छोटी छोटी दरारें होती है, उसके अंदर से ये वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है। प्रसार कैसे करेगा, प्रवेश स्थल पर वायरस रेप्लिकेशन करता है। वायरस रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि अपनी संख्या को बढ़ाता है और पास की सेल्स को संक्रमित करता है, और उसके पास के जिस सेल के अंदर इंटर कर गया तो उसको तो कर ही रहा है इफेक्ट, उससे पास की कोशिकाओं को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जिससे दर्दनाक छाले व घाव हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया। इस स्टेज में बुखार, शरीर में दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये वायरस अपनी संख्या बढ़ा लेगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर बुखार आ सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर जो लसिका ग्रंथि होती है वो क्या हो जाएंगी, सूज जाएंगी। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र में स्प्रेड। ये तंत्रिका तंत्र में स्प्रेड फैलता कैसे है, तो वायरस स्थानीय नर्व एंडिंग्स के माध्यम से ऊपर की ओर यात्रा करता है। ऊपर की ओर कहने का मतलब है तंत्रिका कोशिकाओं में ऊपर की साइड जाता है। ओके, यह सेंसरी नर्व गैंग्लिया तक पहुंचता है, जो नर्व सेल्स का एक ग्रुप है। गैंग्लिया किसे बोलते हैं, एक तंत्रिका झिल्ली यहाँ से जा रही है, दूसरी तंत्रिका झिल्ली यहाँ से, तीसरी तंत्रिका, चौथी यहाँ से, पांचवी यहाँ से। अब यहाँ पे सारी यहाँ पे मिलती हैं तो इसको क्या बोलेंगे, नर्व गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब गुच्छक, गैंग्लिया को हिंदी में बोलते हैं गुच्छक। तो गुच्छे जैसी संरचना हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। सेंसरी मतलब संवेदी। नेक्स्ट अपन देखेंगे निष्क्रियता, लेटेंसी। गैंग्लिया में वायरस निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। जब ये वायरस कोशिका, ये इस टाइप की संरचना होती है तंत्रिका कोशिका की, जो आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में। ये लास्ट में डेंड्राइट्स, ये केंद्रक, और यहाँ ये वाला भाग क्या है, एक्सोन। ओके, ये सिनेप्टिक बटन, ये आ जाएंगे यहाँ पे डेंड्राइट्स। ओके,
तो यहाँ से जाके गेंगलियों में वायरस निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। जब गेंगलियों में जाता है तो वायरस कौन सी स्टेज में चला जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। कहने का मतलब ये रेप्लिकेशन वगैरह बंद कर देता है, अपनी संख्या बढ़ाना बंद कर देता है। इस स्टेज में वायरस रेप्लिकेट नहीं होता है और इम्यून सिस्टम द्वारा आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। जब ये वायरस अपनी कॉपी ही नहीं बनाएगा तो इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि बाहर से कोई वायरस आया है और उसको क्या करना है, अपने को मारना है। व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं होते लेकिन वायरस शरीर में बना रहता है। व्यक्ति के अंदर कोई सिम्टम नहीं दिखाई देंगे जब ये वायरस निष्क्रिय अवस्था में मनुष्य के शरीर में रहता है। अब कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे तो बाहर से तो कोई तो पता नहीं चलेगा इस रोगी को ये वाली डिजीज हो रखी है, बट ये वायरस प्रेजेंट होता है और कुछ टाइम बाद में उसके अंदर रोग फैलाएगा, अपने लक्षण दिखाएगा। पुनः सक्रियण रिएक्टिवेशन के अंदर देखिए, ये पहले तो निष्क्रिय अवस्था में था, रोग के लक्षण दिखा दिए, फिर निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा, अब पुनः क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के ट्रिगर जैसे तनाव, बीमारी, धूप का संपर्क, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस को पुनः सक्रिय करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जैसे व्यक्ति कमजोर हो जाता है, धूप में जाता है, बीमारी हो जाती है उसको दूसरी, या अगर वो स्ट्रेस लेता है तो ये वायरस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और अपने सिम्टम दिखाएगा। कहने का मतलब वो वापस से उसी स्थान पे जाके क्या करेगा, फाले जैसी संरचना बना देगा, रेडनेस कर देगा, उसके अंदर म्यूकस भरा जाएगा जिससे व्यक्ति को जलन वगैरह होगी। एक्टिव होने पर वायरस तंत्रिका पथ के साथ वापस त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली तक यात्रा करता है। वापस कहाँ चला जाएगा, स्किन पे जाएगा और वहां जाके क्या करेगा, फुंसी वगैरह करेगा। नेक्स्ट है द्वितीयक संक्रमण। त्वचा एंड श्लेष्मा झिल्ली पर पहुंचने के बाद वायरस फिर से सक्रिय रूप से प्रतिकृति करता है। प्रतिकृति मतलब अपनी संख्या को बढ़ाता है, रेप्लिकेशन करता है, जिससे नए छाले व घाव हो जाते हैं। अब अपन देखेंगे आगे इसके बचाव क्या है इस रोग के। तो सुरक्षित यौन संबंध, व्यक्तिगत सामान साझा न करें, क्योंकि व्यक्तिगत सामान साझा करेंगे तो उससे वायरस उस दूसरे व्यक्ति में भी चले जाएंगे और उसको भी ये वाला रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था में सावधानी रखनी चाहिए, वरना तो प्लेसेंटा के द्वारा ये रोग बच्चे में भी हो सकता है और बच्चे के अंदर भी फुंसी वगैरह हो जाएंगे जिससे उसको बहुत सारी हानि होगी। नेक्स्ट है एंटीवायरल दवाएं लेनी चाहिए, क्योंकि वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होने वाली रोगों को क्या बोलेंगे, वायरल डिजीज। और एंटीवायरल मतलब इस वायरस के अगेंस्ट लेने वाली दवाई को क्या बोलेंगे, एंटीवायरल। तो एंटीवायरल दवाइयाँ लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अपन ट्रीटमेंट, क्या उपचार करेंगे। हर्पीज वायरस का कोई इलाज नहीं है, इस वायरस का क्या है, कोई इलाज नहीं है। एंटीवायरल दवाई लेनी चाहिए जैसे एसाइक्लोविर, फेमसिक्लोविर आदि। ओके, और त्वचा पर लगाने वाली दवाएं जैसे ये जो फुंसी वगैरह होंगी तो वहाँ पे कौन सी दवाई लगानी चाहिए, पेंसिक्लोवीर क्रीम, ये वाली क्रीम लगानी चाहिए। तो हर्पीज वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, तो इससे आपको क्या करना चाहिए, बचाव रखना चाहिए लोगों को। और जिस व्यक्ति को ये वाला हर्पीज रोग हो रखा है उसको दूसरे व्यक्ति है जिसको रोग हो रखा है उससे दूर रहना चाहिए और उसकी चीज़ों को काम में नहीं लेना चाहिए। तो ये अपना हर्पीज वायरस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।